नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का एआई विजन बताया। दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स को, एआई डेवलपर्स को एआई का लोकतंत्र से रिश्ता समझाया। मोदी ने कहा कि भारत एआई में भय नहीं, भाग्य देखता है। भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। हमारे युवा नए नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को एआई के मामले में अपनी सोच बदलनी होगी, अपना रवैया बदलना होगा, सीक्रेसी छोड़नी होगी, एआई को डेमोक्रेटिक नजरिए से देखना होगा, कोडिंग जाहिर करनी होगी, तभी इसे मानवता के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मोदी की बातों को एआई की दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने सपोर्ट किया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बताया कि एआई के क्षेत्र में भारत में कितना पोटेंशियल है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत एआई का सबसे बड़ा बाजार बनेगा, और इसका प्रूफ तुरंत मिल गया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल विशाखापट्टनम में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। इस एआई हब को समुद्र के भीतर केबल के जरिए अमेरिका में गूगल के एआई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एआई के खतरों की तरफ भी इशारा किया, डीपफेक वीडियोस का उदाहरण दिया और कहा कि एआई को बच्चों के लिए सेफ बनाना होगा। मोदी की इस चेतावनी को एआई के टॉप एक्सपर्ट ने सपोर्ट किया। एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा कि एआई खतरनाक भी हो सकता है, लोगों को गुलाम भी बना सकता है, इसलिए एआई का एथिकल यूज करना जरूरी है। एआई से सबको सावधान रहने की जरूरत है, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब इंटेलिजेंट मशीनें इंसानों को कंट्रोल करने लगेंगी। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के प्लेनरी सेशन में मोदी ने दो और बातें साफ की। पहली, भविष्य एआई का ही है, लेकिन एआई डेवलपर्स को ध्यान रखना होगा कि एआई हमको गाइड तो करे, हमारी जिंदगी को आसान तो करे, लेकिन उसका कंट्रोल इंसान के हाथ में ही रहे। और दूसरी बात, दुनिया में जो भी एआई टूल डेवलप होते हैं, डेवलपर उसे अपनी निजी जागीर न माने, इंसानियत के हित में उस एआई टेक्नोलॉजी को दूसरों के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 देशों के राष्ट्रपतियों, 9 देशों के प्रधानमंत्रियों, 50 से ज्यादा देशों के मंत्रियों और दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों के प्रमुखों के सामने साफ साफ लफ्जों में कहा कि भारत का विजन क्या है, एआई को लेकर भारत का एजेंडा क्या है। ये एआई समिट की थीम के 4 शब्दों से पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो गया। भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। ग्लोबल एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मानव विजन पेश किया। आज दुनिया में एआई का मार्केट $317 बिलियन का है, जो अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का होगा, और इसमें भारत की हिस्सेदारी $32 बिलियन की होगी। लेकिन मोदी ने बार बार कहा कि एआई को बिजनेस के नजरिए से देखने के बजाय आम लोग की जिंदगी को आसान बनाने के टूल के तौर पर देखना होगा।
एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के विकास में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसका एथिकल इस्तेमाल हो, एआई के नए मॉडल डेवलप करने वाली कंपनियों की अकाउंटेबिलिटी हो। किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल तो सब कर सकें, लेकिन डेटा पर अधिकार उसी देश का होना चाहिए जिसका वो डेटा हो, तभी एआई वास्तव में मानवता का भला कर सकेगा। आज न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। N नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। मोदी ने एक और बड़ी बात कही, भारत की प्रतिभा का लोहा तो दुनिया मानती है। भारत में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। एआई के लिए जरूरी ऊर्जा और दूसरे संसाधन भी मौजूद हैं। इसलिए एआई के विकास में, डेटा सेंटर स्थापित करने में भारत का रोल इंपॉर्टेंट होगा। एआई टूल डेवलप करने में भी भारत के नौजवान पीछे नहीं रहेंगे। मोदी ने बताया कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में भारत की 3 कंपनियों ने अपने एआई मॉडल पेश किए हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत एआई के सेक्टर में कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। मोदी ने कहा कि जब भी कोई नया प्रयोग होता है, जब भी कोई बदलाव होता है, तो उसको लेकर 2 तरह की सोच होती है। कुछ लोग बदलाव से डरते हैं, कुछ लोग इसमें भविष्य देखते हैं। भारत को एआई में भविष्य दिखता है, भाग्य दिखता है। इसीलिए आने वाले समय में भारत एआई का ग्लोबल लीडर बनेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है, और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं, और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर
क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलियंट इकोसिस्टम बना रहा है। मोदी ने जो कुछ कहा उसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सपोर्ट किया। सुंदर पिचाई ने कहा कि आने वाले वक्त में एआई क्या क्या करेगा, कैसे इंसान की सोच और जिंदगी दोनों पर असर डालेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एआई हमारी जिंदगी की तमाम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। जिन बीमारियों का पता लगाने में, उनका इलाज खोजने में हजारों वैज्ञानिक सालों तक लगे रहते थे, एआई ये काम सेकंड्स में कर सकता है। सुंदर पिचाई ने बताया कि उनके फादर ने उनको एआई का एक बड़ा चैलेंज दिया है। जब वो अपने पेरेंट्स को गूगल की ऑटोनोमस कार वाइमो में घुमाने के लिए ले गए तो उनके फादर रघुनाथ पिचाई ने कहा कि ये सब तो अच्छा है, लेकिन तुम ऐसी कार भारत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलाकर दिखाओ तो जाने। सुंदर पिचाई ने एआई समिट के मंच से कहा कि वो अपने फादर का ये सपना पूरा करने के काम में लग गए हैं। Namaste. It's wonderful to be back in India. भारत वापस आना बेहद शानदार तजुर्बा है। जब भी मैं भारत आता हूं तो यहाँ हो रहे बदलावों को देखकर हैरान रह जाता हूं। आज का दिन भी वैसा ही है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो अक्सर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई से आईआईटी खड़गपुर तक का सफर करता था। खड़गपुर पहुंचने के लिए हम विशाखापत्तनम होकर गुजरते थे। मुझे याद है कि उस वक्त वाइजैक एक छोटा और शांत शहर था जिसमें अपार संभावनाएं नजर आती थी। अब उसी शहर में गूगल एक फुल स्टैक एआई हब स्थापित कर रहा है। यह भारत के मूलभूत ढांचे में हमारे $15 बिलियन के निवेश का हिस्सा है। तैयार होने के बाद इस हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता होगी और यह समुद्र के भीतर एक केबल से जुड़ा होगा जिसके जरिए पूरे भारत के लोगों को रोजगार और कारोबार के तमाम अवसर मिलेंगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफर के दौरान कभी मेरे ख्वाबों ख्याल में नहीं आया था कि एक दिन वाइजैक दुनिया में एआई का बड़ा केंद्र बनेगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं अपनी टीम के साथ बैठकर अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की बातचीत करूंगा, या फिर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन अपने पेरेंट्स को पूरी तरह ऑटोनोमस कार में बिठाकर सैन फ्रांसिस्को की सैर के लिए ले जाऊंगा। अपने 83 साल के पिता के साथ उस कार में बैठकर घूमते हुए मैंने तरक्की को एक नई नजर से देखा था। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें खुशी होगी जब मैं कोई ऑटोनोमस कार भारत की व्यस्त सड़कों पर चलाऊंगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब दुनिया एआई के एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, जहां एआई खुद इंसानों की तरह सोचेगा, खुद फैसले करेगा, खुद एक्शन करेगा। इसलिए एआई पर इतनी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एआई के लिए देश की सीमाएं मायने नहीं रखती, इसलिए हर देश को अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के उपाय भी खोजने होंगे। मैक्रों ने कहा कि आज जब अमेरिका की बिग टेक कंपनियां और उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, तब भारत ने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पर फोकस करके ये दिखा दिया कि एआई के इस दौर में हर देश बराबर है और सबका सम्मान होना चाहिए। मैक्रों ने कहा कि वो 2024 में भारत आए थे और पिछले एक साल में भारत की तरक्की देखकर वो हैरान हैं। पहले मुंबई के किसी रेहड़ी वाले को, हॉकर को बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग फोन पर पेमेंट लेते हैं। ये इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। मैक्रों ने कहा कि भारत ने अपनी डीपीआई को ओपन रखा है, दुनिया के तमाम देशों को फ्री में दिया है। ये बड़ी बात है और इसका क्रेडिट मोदी को जाता है। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank. 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था। उसके पास कोई स्थायी पता नहीं था, कोई कागज नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था। और आज वही रेहड़ी वाला पलक झपकते ही अपने फोन पर पेमेंट ले रहा है। उसके पास कोई भी ग्राहक आता है, उससे वो तुरंत और मुफ्त में भुगतान ले लेता है। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की की कहानी नहीं है, ये एक सभ्यता की कहानी है और भारत ने दुनिया में वो कर दिखाया है जो कोई और देश नहीं कर सका है। भारत ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनाई है। भारत ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया है जो हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। भारत ने हेल्थ का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाया है
जिसने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल आईडी जारी की है। भारत ने बहुत सोच समझकर अपनी संप्रभुता से जुड़ा फैसला लिया। भारत स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पर जोर दे रहा है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल जैसी डिवाइसेस चलाने के लिए किया जाता है। और भारत ने इस मॉडल की मदद से 30,000 जीपीयू बनाकर बेहद कम दाम में लोगों को दिए। भारत ने स्मार्ट और छोटे एआई का मॉडल चुना, वहीं यूरोप ने स्वतंत्र और व्यापक विकल्प चुना। लेकिन दोनों ने स्वतंत्रता को चुना और दोनों का फैसला सही था। हमने यही रास्ता अमेरिका से आने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ सहयोग को लेकर भी चुना। हम सहयोग करेंगे, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे को बराबरी और सम्मान का दर्जा देते हुए सहयोग करेंगे। Independence and both were right. And this is as well the cooperation with LLMs. आजकल चैट जीपीटी का इस्तेमाल सब करते हैं। चैट जीपीटी जैसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने वाली ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लिया है। आज सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा बाजार बनेगा। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि यह सही है कि एआई के आने से जॉब्स पर कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चुनौती का हल भी एआई से ही निकलेगा। भारत में एआई समिट में भाग लेने के लिए आना शानदार अनुभव रहा है। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि भारत क्या अगली उपलब्धि हासिल करने वाला है। भारत दुनिया के एआई का बहुत बड़ा बाजार है और भविष्य में और बड़ा होकर उभरेगा। हाँ, एआई से कुछ नौकरियां जाएंगी, यकीनन ऐसा होगा, लेकिन हम इसकी बजाय कुछ और करने का विकल्प भी तलाश लेंगे, इसका मुझे विश्वास है। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में ओपन एआई की राइवल कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारत में अपनी ब्रांच खोलने जा रही है और इसके लिए एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस समेत कई भारतीय कंपनियों से टाई अप किया है। सीईओ अमोडे ने चेतावनी दी, वो बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी। एंथ्रोपिक के सीईओ ने यह बात दूसरे शब्दों में दोहराई। मुझे इस हॉल और पूरे भारत में जो जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिली है वो अविश्वसनीय है। पिछले कुछ दिनों से मैं भारत के उद्यमियों और इंडस्ट्री लीडर से मिल रहा हूं और यहां दुनिया के साथ मिलकर काम करने की जो इच्छा दिख रही है वो दुनिया के किसी भी और देश से कहीं ज्यादा है। हम बड़ी तेजी से उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं जब डेटा सेंटर्स के भीतर एक देश के बराबर जीनियस मौजूद होंगे, जहां ऐसे एआई एजेंट्स तैयार होंगे जो ज्यादातर इंसानों से ज्यादा अक्लमंद और तेज होंगे और वो इंसान से कई गुना ज्यादा तेज गति से काम करने वाले होंगे। इस तरह की चीज दुनिया ने पहले नहीं देखी होगी। इससे मानवता के लिए नए अवसर भी आएंगे और चिंता की वजह भी होंगी। इसका सकारात्मक पहलू ये होगा कि हम ऐसी बीमारियों का इलाज खोज पाएंगे जिनका हजारों सालों से कोई इलाज नहीं हो सका है। हम सभी इंसानों की जिंदगी और सेहत बेहतर बनाकर मानवता के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकेंगे। लेकिन मशीनें अगर इंसानी नियंत्रण से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से काम करने लगेंगी तो इसके जोखिम भी बड़े होंगे। सरकार में बैठे लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं और इससे आर्थिक उथल पुथल भी मच सकती है। जोखिम हो या अवसर, एआई को लेकर भारत को बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। जहां तक रिस्क की बात है तो इनसे निपटने के लिए भारत एक वैश्विक साझीदार बन सकता है ताकि नई तकनीक की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एआई समिट में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। रिलायंस ग्रुप की जियो इंटेलिजेंस ने एआई का देसी मॉडल डेवलप करने के लिए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से टाई अप किया है। मुकेश अंबानी ने आज कहा कि जिस तरह जियो ने सस्ता डेटा और वाईफाई पूरे देश में अवेलेबल कराया है, उसी तरह अब जियो एआई को भी बेहद कम दाम पर घर घर पहुंचाएगा। इसके लिए रिलायंस ग्रुप अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। Modi ji's vision of AI powered Viksit Bharat is also a template. एआई पावर्ड विकसित भारत का मोदी जी का विजन विकसित ग्लोबल साउथ के लिए भी एक टेम्पलेट है। मैं मानता हूं कि सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जबरदस्त प्रचुरता के दौर का आगाज हो सकता है। इससे एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जिसमें गरीबी नहीं होगी और इस खूबसूरत धरती पर रहने के लिए 8 अरब लोगों की जिंदगी समृद्ध बनाई जा सकती है। और अब ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। इस समिट के मंच से मैं एक साहसिक भविष्यवाणी करना चाहता हूं।
21वीं सदी में भारत एआई के सेक्टर में दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक बनकर उभरेगा। मेरा यह आत्मविश्वास इन बातों पर आधारित है कि आने वाले समय में दुनिया का कोई भी देश डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा जनरेशन और एआई के इस्तेमाल के मामले में भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जियो ने भारत को इंटरनेट के दौर से जोड़ा, अब हम भारत को इंटेलिजेंस के युग से जोड़ेंगे। जिस तरह हमने डेटा को इतना सस्ता उपलब्ध कराया, उसी तरह हम इंटेलिजेंस को भी बेहद कम कीमत पर भारत को उपलब्ध कराएंगे। रिलायंस और जियो मिलकर अगले 7 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिसकी शुरुआत इसी साल से होगी। लेकिन एआई से खतरे भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सधे हुए शब्दों में एआई के खतरों से सावधान रहने के लिए कहा, चेतावनी दी। चीन का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि कुछ देश गुपचुप एआई मॉडल डेवलप करने में यकीन रखते हैं, ये ठीक नहीं है। एआई के मॉडल ओपन और आसानी से सबको अवेलेबल होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने एआई की मदद से तैयार हो रहे डीप फेक वीडियोज का एग्जाम्पल देकर कहा कि जिस तरह खाने पीने के सामान की लेबलिंग होती है, उसी तरह असली और एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट की भी लेबलिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई डेवलपर्स को बच्चों की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना होगा। कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में कई बड़ी बातें कह दी। भारत एआई में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। हमारे देश के पास दिमाग भी है, युवा शक्ति भी है और सरकार का सपोर्ट भी है। मोदी एआई के खतरों के प्रति भी सावधान है। एआई बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। एआई के कारण नौजवानों की जॉब्स जा सकती हैं। एआई लोगों को डीप फेक के जरिए गुमराह कर सकता है। इस तरह के सारे खतरों का जिक्र आज हुआ। एआई हमारे सामने है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब यह हम पर है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इंसानों की भलाई के लिए या सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए। एआई जिस स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर कंट्रोल भी उतनी ही रफ्तार से करना होगा। यहां पॉज लेने का, रुकने का और सोचने का न समय है न अवसर है। आज जब भारत में एआई पर बात हो रही है, उसी वक्त दुनिया के लिए बुरी खबर भी आई है। अमेरिका के जंगी जहाजों ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। हमले के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप अगले 72 घंटों में किसी भी वक्त ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है
कि ट्रंप ईरान को लेकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ लगातार बात कर रहे हैं। कल रात व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप ने 3 घंटे तक अपने एडवाइजर के साथ बात की। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने जंगी बेड़ों, फाइटर प्लेन्स, डेस्ट्रॉयर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। ग्रीस, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और यूएई में अमेरिका ने अपने बेस में F-35 और F-22 जैसे फाइटर प्लेन्स को तैनात कर दिया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी अरब सागर में ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट रवाना किया है। 2003 के खाड़ी युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में यह अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है। ईरान की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने सीरिया से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अटैक के 3 टारगेट दिए हैं। पहला, ईरान के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का सफाया करके सत्ता परिवर्तन। दूसरा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला। और तीसरा, ईरान पर चौतरफा बड़े पैमाने पर अटैक। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक किसी को भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है, लेकिन ट्रंप युद्ध से पहले डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को आजमाना चाहते हैं। There was a little bit of progress made, but we're still very far apart on. ईरान के साथ बातचीत में थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, लेकिन कई मसलों पर अभी भी बहुत मतभेद बने हुए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ईरान के नेता अगले कुछ दिनों में कुछ और जानकारियां लेकर बातचीत शुरू करेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बातचीत पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान पर हमला करने के पक्ष में कई तर्क और कारण गिनाए जा सकते हैं। कमांडर के तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश पर किया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बहुत सफल रहा था। इसने ईरान के परमाणु केंद्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये साफ तौर पर मानना है कि ईरान हो या फिर दुनिया का कोई और मुल्क क्यों ना हो, वो पहले कूटनीति को तरजीह देंगे। और ईरान को सलाह दूंगी कि अक्लमंदी इसी में है कि वो इस अमेरिकी प्रशासन से डील कर ले। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से ईरान के मसले पर लगातार मशवरा कर रहे हैं। वो इन लोगों की सलाह को पूरी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ईरान पर हमले के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से मैं कोई डेडलाइन नहीं दे सकती। अमेरिका की तैयारी को देखते हुए ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की नेवी ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी है। और नोट करने वाली बात यह कि अमेरिका के हमले की आशंका के बीच रूस ने अपना एक वॉरशिप ईरान भेजा है। आज रूस और ईरान की नेवी ने फारस की खाड़ी में मिलकर नेवल एक्सरसाइज की। रूस ने इस एक्सरसाइज का वीडियो भी शेयर किया। ईरान की सेना ने होमुज में एक दिन पहले ही मिसाइल ड्रिल की थी, लेकिन ईरान ने यह भी कहा कि वो किसी देश से जंग नहीं चाहता। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत के लिए तैयार है। जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागवी ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी के साथ लंबी बातचीत की। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां ने कहा कि वो दुनिया को कैसे यकीन दिलाएं कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है, जिससे दुनिया को तसल्ली हो जाए कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। हम और किस तरह से भरोसा दिलाएं कि हम परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं बनाएंगे। वो इस बात की तस्दीक जिस तरीके से चाहे कर लें। अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, तो हम उनकी तसल्ली के लिए इसकी तस्दीक के किसी भी तरीके को मानने के लिए तैयार हैं। ईरान भले ही बात करने के लिए तैयार है, अपने एटॉमिक प्रोग्राम को बंद करने का वादा कर रहा है, लेकिन अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। न उन्हें किसी बहाने की जरूरत है और न किसी बात के सुनने की। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रंप तमाम तरह के विवादों में घिरे हुए हैं। इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ट्रंप ईरान पर अटैक कर सकते हैं। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मणों के अपमान पर राजनीति हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने घर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया, तिलक लगाया, फूल बरसाए, दान दक्षिणा दी।
बटुक उन बच्चों को कहा जाता है जो गुरुकुल और आश्रम में रहकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रशासन के साथ जब टकराव हुआ था, उस वक्त भीड़ में स्वामी जी के शिष्यों के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, जिसे बटुकों का अपमान बताकर बड़ा इशू बनाया गया। काफी विवाद हुआ था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी कल विधानसभा के अंदर और बाहर ये बात कही थी कि शिखा का अपमान करना महापाप है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके बाद आज उन्होंने अपने घर पर 101 बटुक बुलाए और उन्हें सम्मानित किया। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे बटुक भी सम्मान के बाद बड़े खुश नजर आए। सभी ने कहा कि माघ मेले में बटुकों का अपमान गलत था, लेकिन जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ब्राह्मणों के सम्मान के लिए आवाज उठाई, उन्हें सम्मानित किया, इसके बाद उन्हें भरोसा है अब ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। प्रयाग माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जो उनकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत ही सख्त अपराध है। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। आज भगवान राम जी खुद कहते हैं, जब परशुराम जी के साथ संवाद हुआ तो भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र की ही प्रसाद है जो मेरा धरण, मतलब धरणी मतलब माँ, मैंने जिस धरणी से जन्म लिया वो विप्र का ही प्रसाद था। भगवान जब श्रृंगी ऋषि द्वारा वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो उसके बाद जो प्रसाद दिया उसी से राम जी का जन्म हुआ। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है। बड़ी बात है कि आज बीजेपी के कुछ ब्राह्मण नेताओं ने भी ब्रजेश पाठक को सपोर्ट किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा बटुकों का अपमान गलत था, ब्राह्मणों की चोटी खींचने को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आज ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता तो उसमें किसी को रोका नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बटुकों के सम्मान को ब्रजेश पाठक का ड्रामा बताया। शिवपाल यादव ने कहा बटुकों को सम्मानित करने से क्या होगा? अगर ब्रजेश पाठक को बटुकों के अपमान की इतनी चिंता है तो इस्तीफा देकर दिखाएं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है कि शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। चूंकि बटुकों के अपमान का इशू माघ मेले में प्रशासन के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के टकराव के बाद शुरू हुआ था और स्वामी जी लगातार योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं, योगी को गैर हिंदू घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए आज स्वामी रामदेव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सलाह दी। स्वामी रामदेव ने कहा कि संत महात्मा मिलकर रहें तो बेहतर होगा, धर्म के काम में लगे संत राजनीति से दूर रहें तो और भी अच्छा होगा। साधु संतों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और आपस ही कोई विवाद करे फिर कैसी साधुता। इसलिए साधु संतों को परस्पर प्रीति करनी चाहिए। सब नर करे परस्पर प्रीति, चलो सो धर्म निरत श्रुति।
लेकिन स्वामी अविमुक्तशरणानंद को ये सलाह पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत इसे खारिज कर दिया और आज फिर योगी आदित्यनाथ को कालनेमी कह दिया। स्वामी अविमुक्तशरणानंद ने कहा कि वो कालनेमी से कैसे मिल सकते हैं। अगर ब्रजेश पाठक को भी बटुकों के सम्मान की चिंता है तो सरकार को क्यों नहीं समझाते जो बटुकों का अपमान करती है। किससे मिलकर के रहे हम? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर रहा जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरण हिरण के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि हम बटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहां का तहां बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? ऐसा लगता है कि स्वामी अविमुक्तशरणानंद टकराने के लिए बड़े आतुर हैं। वो न तो कुछ सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। उन्हें बटुकों के सम्मान में दिखावा नजर आया और स्वामी रामदेव की सलाह में छलावा नजर आया। वो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन उनके शब्द और उनकी भाषा पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अहंकार साधु संतों का स्वभाव नहीं होता। ये कहना कि स्वामी रामदेव को वाद विवाद के लायक नहीं समझते, योगी आदित्यनाथ को कालनेमी कहते हैं, ये किसी संत की भाषा नहीं हो सकती। आज यूपी से एक और खबर आई। सरकार ने क्लियर कर दिया कि रमजान के दौरान मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असल में आज समाजवादी पार्टी के चीफ विप कमाल अख्तर ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, इसलिए 1 महीने के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए। कमाल अख्तर ने कहा, अगर लाउडस्पीकर से सहरी और इफ्तार के टाइम का ऐलान किया जाएगा तो रोजा रखने वाले मुसलमानों को राहत मिलेगी। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोजा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोजा अफ्तार लें। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कमाल अख्तर की इस मांग को खारिज कर दिया। सुरेश खन्ना ने कहा कि लाउडस्पीकर पर बैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा है, इसलिए इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा देते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहां पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहां पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी,
उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसमें इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। सुरेश खन्ना की ये बात तो सही है कि आजकल सबके पास मोबाइल है, सहरी और इफ्तार का वक्त पहले से तय है, अलार्म बज सकता है, उससे काम चल सकता है, तो लाउडस्पीकर के लिए इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस मामले में सरकार कुछ खास नहीं कर सकती, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और अगर वाकई में किसी को लाउडस्पीकर लगाने की छूट चाहिए तो फिर इसे अदालत जाना पड़ेगा। आज बिहार से भी इंटरेस्टिंग खबर आई। आज पटना हाईकोर्ट ने वोट चोरी और गड़बड़ी से चुनाव जीतने के आरोप में बिहार के 42 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनमें विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार समेत पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं। असल में ये 42 विधायक जिन सीटों से जीते हैं उन सीटों पर हारे हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में पिटीशंस फाइल की थी। जीते हुए नेताओं पर एफिडेविट में गलत जानकारी देने, वोट चोरी और वोट खरीदने जैसे आरोप लगे हैं। जो 42 पिटीशन फाइल की गई हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग केस ढाका सीट का है। ये सीट से आरजेडी के फैसल रहमान जीते थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार पवन जायसवाल को सिर्फ 178 वोटों से हराया था। पवन जायसवाल का आरोप है कि चुनाव में वोट चोरी की गई, धांधली हुई। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन वोटिंग हुई उस वक्त 298 वोटर विदेश में थे, लेकिन उन सब के वोट रजिस्टर हुए। 1047 ऐसे लोग हैं जो वोटिंग वाले दिन बिहार से बाहर थे, लेकिन उनका वोट भी डाल दिया गया। ऐसे 47 लोगों के वोट भी डाले गए जिनकी मौत हो चुकी है। 3 ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो जेल में थे। पवन जायसवाल का दावा है कि ढाका में 1789 फर्जी वोट डाले गए। इसके सबूत उनके पास हैं, जबकि उनकी हार का मार्जिन सिर्फ 178 था। पवन जायसवाल ने कहा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुई ये सारे लोग मुसलमान थे। इससे साफ है कि फैसल रहमान फर्जी वोटिंग की मदद से चुनाव जीते। जो विदेश में है उसमें साबित क्या करना है? हम तो कोर्ट को, माननीय न्यायालय को नाम देंगे। हम लोगों ने आरओ को, जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने नाम दे दिया कि भाई ये नाम है, ये नहीं थे, विदेश में थे, इनके नाम पर वोटिंग हो गई। ये माननीय न्यायालय के स्तर से, गृह मंत्रालय से वेरीफाई कराया जाएगा। विदेश में है, उनके पास जो विदेश का नंबर है उस पर बात करके, उनके परिजनों से बात करके हम लोग तो कन्फर्म हो ही गए हैं। अब माननीय न्यायालय को अपने संतुष्टि के लिए गृह मंत्रालय से इस संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त करना होगा। वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के स्तर पे होगा। लेकिन जो तथ्य मैंने रखा है, ये देश में एक अलग तरह का विषय है कि विदेश में 298 है और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। मेरा जीत का अंतर तो हार का अंतर केवल 178 है। कर्नाटक में 2026 में चुनाव रद्द हो गया एक विधानसभा क्षेत्र का, जहां केवल शपथ पत्र में जीते हुए प्रत्याशी ने गड़बड़ी की थी। हमारे यहाँ ढाका में तो जीते हुए प्रत्याशी ने कई जगह गड़बड़ी की है। शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों को छुपाया, संपत्ति के ब्यौरों को छुपाया, बहुत सी गड़बड़ी किया है। अब मैं आपको इस मामले में दूसरे पक्ष की बात भी सुनवा देता हूं। ढाका से आरजेडी विधायक फैसल रहमान ने कहा, कोई यह दावा कैसे कर सकता है कि किसने किसको वोट दिया? उन्हें तो हर समुदाय के लोगों ने वोट दिया, इसीलिए उनकी जीत हुई। वो कोर्ट में पवन जायसवाल के आरोपों को गलत साबित कर देंगे। हमारी जीत हुई 178 वोट से। उन्होंने अगर आरोप लगाया है, उनकी सरकार, उनका सरकार के द्वारा एसआईआर कराया गया, उसके बावजूद भी मरे लोग कैसे आ गए वोटर लिस्ट में? सारा प्रशासन उनका, सारा तंत्र भाजपा का, तो फिर उसमें फैसल रहमान धांधली कहाँ कर दिया? जो लोग वोट दिए हैं, हम किसको दिया पता है? किसी को? हमको पता है। जो वोट दिया उसी को पता होगा ना किसको वोट दिया। हारे हैं कम वोट से, बेचैनी ज्यादा है, इसलिए इस तरह का आनंद फानंद में उन्होंने जो कदम उठाया केस करने का, ठीक है, आप स्वतंत्र है। पटना हाईकोर्ट में एक मामला पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा के खिलाफ भी है। जीवेश मिश्रा जाले सीट से चुनाव जीते हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के हारे उम्मीदवार ऋषि मिश्रा ने केस किया है। ऋषि मिश्रा का दावा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को वोटिंग के दिन 10,000 रुपए दिए गए, इस वजह से उनकी हार हुई। ये वोट खरीदकर चुनाव में वोट चोरी का मामला है। वो ये बात अदालत में साबित करेंगे। हम उनके खिलाफ नहीं गए,
वो क्योंकि वहाँ से एमएलए जीत के आए हैं, हमने सीधा सीधा आरोप स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मैच का रेफरी था, रेफरी इस बार आंख बंद करके बैठा हुआ था, हमने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपये महिलाओं को दिए। 68,000 महिलाओं को मेरे विधानसभा में पैसे गए हैं। जिन लोगों ने पैसे लिए वो बोल रही हैं, कैमरा पे बोल रही हैं कि मेरा वोट वापस करो, तब हम तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। लेकिन जीवेश मिश्रा ने कहा इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने केस डाला है उन्होंने सीधा सीधा जनता के फैसले को चुनौती दी है। जीते हुए प्रतिनिधि पर मुकदमा नहीं है, जनता के फैसले पर मुकदमा है। सरकार के कई नीतिगत फैसले होते हैं जो एक बार जनहित में ले लिए जाते हैं, वह चालू होता है, उस पर चुनाव आयोग ने भी कभी रोक नहीं लगाया। बगल में जो सरकार है वो झारखंड की, ये सब लोग एक साथ लड़े थे, इंडिया अलायंस के लोग वहां एक साथ मिलकर के लड़े थे। और चुनाव पीरियड के बीच में मैया योजना का वहां इंस्टॉलमेंट लोगों के खाते में ठीक चुनाव के पहले गया। वहां मुझे लगता है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है। अगर किसी को चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा है, कोई आशंका है, तो सोशल मीडिया पर शोर मचाने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर की बातें करने के बजाय, मीडिया को सबूत दिखाने के बजाय सबूत लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट सुनवाई करेगा और सच सामने आएगा। अब मैं आपको बताता हूं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आज हुए हंगामे के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हाई पावर कमेटी गठित की गई है उसके और सेवायतों के बीच विवाद हुआ। हाई पावर कमेटी ने ठाकुर जी को गर्भगृह से निकालकर मंदिर के चबूतरे पर विराजमान करने का फैसला किया, जिससे श्रद्धालु आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएं। परंपरा के मुताबिक सिर्फ तीज और त्योहार में ही ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर आकर दर्शन देते हैं, इसलिए मंदिर के सेवायतों ने हाई पावर कमेटी के फैसले का विरोध किया। कल राजभोग सेवा के बाद ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान किया गया। दोपहर को दर्शन के बाद जब सेवायत शयन भोग के लिए गर्भगृह पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इससे सेवायत नाराज हो गए, उन्होंने नारेबाजी की, प्रशासन पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। एक बार अपने मुंह से बोल दो, सब लोग ब्रजवासी सुन लेंगे महाराज जी। प्रधान खड़ा हो गया है मेरे आगे, ये सब बांध दिया गया है, ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है, मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, ठाकुर जी जब अंदर विराजमान होते हैं सिर्फ तीज त्योहार पर ही बाहर निकलते हैं, तो ये डेली क्यों, ये परंपराओं का क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें करी जा रही है? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। ये क्या मनमानी है? ये ताला किसने लगाया है? ये हाई पावर कमेटी का ताला है, ये हमारा तो है नहीं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं। ठाकुर जी गर्भगृह में ही दर्शन देते हैं आम दिनों में, केवल तीज त्योहार पर ही ठाकुर जी बाहर आते हैं, डेली तीज त्योहार थोड़ी है यहाँ पर। गर्भगृह में ताला लगे होने की वजह से सुबह सुबह यहाँ भक्तों की भीड़ लग गई, लोगों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए तो श्रद्धालु भी भड़क गए। मंदिर परिसर में ही जमकर नारेबाजी हुई। भक्तों के गुस्से और गोस्वामी समाज के विरोध के बाद हाई पावर कमेटी को फैसला बदलना पड़ा। गर्भगृह का ताला खुलवाया गया। कमेटी की तरफ से कहा गया है कि दोपहर को राजभोग सेवा के बाद बांके बिहारी जी के दर्शन गर्भगृह के बाहर ही कराए गए, लेकिन शाम को शयन भोग के बाद सेवायतों ने गर्भगृह में ही दर्शन कराए, जो आदेश के खिलाफ था। हंगामे के बाद हाई पावर कमेटी की आज इमरजेंसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद गोस्वामी सेवायतों से अपील की गई कि वो जगमोहन से ही भगवान के दर्शन कराएं। कमेटी की तरफ से कहा गया जो परंपरा है वो दशकों पुरानी है, तब भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब भक्तों को सही तरीके से दर्शन हो पाए, इसलिए इस परंपरा को बदलना होगा। कमेटी ने मंदिर में हंगामे और नारेबाजी पर गोस्वामी समाज को चेतावनी भी जारी की। बांके बिहारी मंदिर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बांके बिहारी मंदिर के परिसर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए।
इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन को उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्माण करते समय, मंदिर का कॉरिडोर बनाते समय लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठाकुर जी के साथ ऐसा कुछ ना हो कि लोगों की भावनाएं आहत हों। ब्रिटेन से बहुत सनसनीखेज खबर आई है। ब्रिटेन की पुलिस ने किंग चार्ल्स III के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार कर लिया है। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को सरकारी पद पर रहते हुए मिसकॉन्डक्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ब्रिटेन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए एंड्रयू ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की थी। आज सुबह लंदन से करीब 100 मील दूर नॉरफॉक में किंग चार्ल्स की सडिंगम एस्टेट से प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट किया गया। पहले साल एंड्रयू का नाम जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ा था। इसके बाद उनका रॉयल टाइटल छीन लिया गया था और शाही घर से उन्हें निकाल दिया गया था। एंड्रयू फिलहाल अपने भाई किंग चार्ल्स के एस्टेट में रह रहे थे। भाई की गिरफ्तारी पर किंग चार्ल्स ने अफसोस जताया। किंग चार्ल्स ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ने पर वो पुलिस की हर तरह से मदद करेंगे। एंड्रयू की गिरफ्तारी ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए बहुत ही असाधारण घटना है। इससे पहले ब्रिटेन के शाही परिवार के किसी सदस्य को 379 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। सन 1647 में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स फर्स्ट देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे और 2 साल बाद चार्ल्स फर्स्ट को सजाए मौत सुनाकर सिर कलम कर दिया गया था। 2002 में मौजूदा किंग चार्ल्स की बहन प्रिंसेस एन को डेंजरस डॉग्स एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया था, जब उनके डॉग ने 2 बच्चों को काट लिया था। हालांकि प्रिंसेस एन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की पिटीशन पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मानहानि के केस में कल राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश होंगे। अमित शाह कल असम के दौरे पर जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकंड फेज लॉन्च करेंगे। एआई जनरेटेड कंटेंट से जुड़ी सरकार की नई गाइडलाइंस कल से लागू हो जाएंगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।